नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 2022 चुनाव को लेकर सभी पार्टी दमखम के साथ मैदान में उतर रही है और इसी सिलसिले में हम भी लगातार तमाम नेताओं के इंटरव्यू कर रहे हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी, उनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक जी, बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। बहुत धन्यवाद आपका। पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी सरकार में रहे हैं और कद्दावर नेता हैं। अभिषेक जी, 2022 चुनाव अब तो बेहद नजदीक है, सिर्फ 6 महीने का वक्त है। समाजवादी पार्टी भी अब तो साइकिल यात्रा भी निकाल रही है, ब्राह्मणों को लुभा भी रही है। आखिरकार किन मुद्दों के साथ इस बार आप मैदान में हैं? समाजवादी पार्टी का एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसी ट्रेनिंग है कि पहले दिन से लोगों के बीच रह करके, लोगों के से जुड़ करके, उनकी ज़रूरतों का एहसास करके, उनकी दिक्कतों में, उनकी परेशानियों में, उनकी कठिनाइयों में उनके बगल में खड़े होकर के, कंधे से कंधा मिला करके, और उनके संघर्षों में, उनकी लड़ाइयों में कंधे से कंधा मिला करके लड़ने का जज्बा समाजवादी पार्टी रखती है। और हमारा काम करने का तरीका यही है। हम लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी में, हम संघर्षों के आदी हैं, हम समाजवादी हैं। तो उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से काम किया है, लोगों के बीच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे फेलियर्स को उजागर करने का काम किया है, उसके संघर्ष किया है। जहां उन्होंने दबाने की कोशिश की, अपमान करने की कोशिश की, अत्याचार करने की कोशिश की, सरकार का अहंकार और घमंड से टकराने का काम, उसको चूर चूर करने का काम अगर किया है तो सिर्फ समाजवादियों ने किया है। और ये हम अपना राजनीतिक धर्म मान के चलते हैं, हमारा राजनीतिक कर्म मान के चलते हैं, और उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश चल रही है, बसपा हो, बीजेपी हो और खुद समाजवादी पार्टी। आखिरकार जैसे ही चुनाव आए तो सबको अब ब्राह्मणों की याद आने लगी। क्या लग रहा है इस बार ब्राह्मण असली कौन सी पार्टी का होने जा रहा है? 2-3 चीजें इसमें जो आपने सवाल उठाए हैं वो महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी की जड़ों में, इतिहास में जो हमारी एक सोच है, समाजवाद की सोच है क्या, यह समझना बहुत जरूरी है कि अल्टीमेटली समाजवाद है क्या। तो समाजवाद में का फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है, जो कंस्ट्रक्टिंग पिलर है, वो है इक्वालिटी का, समानता का। इक्वालिटी कैसी? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, इक्वालिटी ऑफ एक्सेस की, इक्वालिटी अक्रॉस जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं उन सबको मिटा करके सबको इकट्ठा करने का नाम समाजवाद है। ये इसमें, और अगर आप हमारी जो ऋषि परंपरा है, हिंदुइज्म की जो सनातन धर्म की ऋषियों की परंपरा है, जो ऋषियों ने लिखा, जो मांगा, जिस रास्ते पे हिंदुस्तान में जब बच्चा पैदा होता है, किसी घर में पैदा हो, उसकी ट्रेनिंग की जाती है, तो हमारे आदर्श रखे जाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो अब अगर आप देखेंगे, वही भावना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कैप्चर की जब उसने प्रियम्बल में लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वेड रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जो ये शब्द हैं, ये सोशलिज्म जो शब्द है, वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक भावना है कि सबका समभाग हो। और वो लिखा था ना कि जब तक मनुज मनुज का भाग नहीं सम होगा, अंत न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। तो समाजवादी पार्टी एक एजेंडा को लेकर चल रही है, वो है कि इस कोलाहल को कम करना है, लोगों के बीच जो डिफरेंसेस हैं, डिस्क्रिमिनेशंस हैं, पैरिटी की कमी है, उसको ठीक करना है। जिसको मौके नहीं मिले उसको मौके देने हैं, लोगों को बढ़ाना है, सबको इज्जत देनी है, सबको सम्मान लेना है, सबको साथ लेके चलना है, और हर वर्ग को ताकत देनी है, सत्ता में हिस्सेदारी देनी है। वाकई आप कह रहे हैं कि सब वर्ग को साथ लेकर चलना है, लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत तो घर से होती है। इस बार ये घर जुड़ पाएगा कि नहीं? जो 17 में टूट गया था, चाचा भतीजे की जोड़ी टूट गई, वहां पर झगड़े होते नजर आए, इस बार लग रहा है कि साथ आएंगे। हालांकि शिवपाल तो तमाम इंटरव्यू में ये बात कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, लेकिन फोन पर बात नहीं हो रही है, चाय पीने तक नहीं बुला पा रहे हैं। आप तो मंत्री रहे हैं, अखिलेश जी के बेहद करीबी हैं, कभी आपने सलाह नहीं दी कि एक बार तो चाय पर बुला ही लीजिए और जुड़ जाइए इस बार? देखिए, आपने जो पिछला सवाल पूछा स्पेशली वर्गों का, तो जहां तक ब्राह्मण का सवाल है, उत्तर प्रदेश में हर वर्ग नाराज है। आज चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे बनिया हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बाजार चलाता हो, चाहे लेबर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे कोई हो, बच्चियां हो, बेटियां हो, हर घर में, हर घर का बजट बिगाड़ दिया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। तो सबसे ज्यादा अगर इनसे नाराज हैं तो महिलाएं नाराज हैं। ब्राह्मण सच है कि आज बहुत नाराज है। ब्राह्मण के नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है कि ब्राह्मण को अपमानित किया गया।
टारगेट करके उसको बेइज्जत किया गया, उसको कमजोर किया गया, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की गई। थाने में, कोर्ट में, कचहरी में, लेखपाल के यहां जहां उसका जो जायज हक था, कोई आउट ऑफ द वे सिस्टम से नहीं मांगता। हर आदमी, कोई ये नहीं कहता सरकार हमें बुला करके अपने घर पे खाना खिलाए या कोई हमारी घर चला दे, लेकिन जो उसका जायज हक है वो उसको मिलना चाहिए। इस बात से नाराज है और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने हमेशा इज्जत दी, सम्मान दिया। हमारी जड़ों में ब्राह्मणों का कंट्रीब्यूशन है, चाहे पंडित जनेश्वर मिश्र जी की बात हो, चाहे बृजभूषण जी की, पंडित हमारे तिवारी जी की बात हो, चाहे हमारे यहाँ आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी की बात हो। हम जैसे लोगों को ला करके राजनीति में बनाया, टिकट दिया, लड़ाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, माता प्रसाद पांडे जी को 2-2 बार स्पीकर बनाया, तो हमेशा पार्टी ने सम्मान दिया है और आगे भी देती रहेगी। पहले और बाद की जो आपने बात कही, तो मुझे लगता है सबसे पहले से आप याद करिए, सरकार बनने के तीसरे दिन पंडित हरिशंकर तिवारी जी के घर पे रेड हुई थी, एक ऐसे क्रिमिनल को खोजते हुए जो क्रिमिनल 1 महीने से जेल में था। उस दिन हमने पहली बार आवाज उठाई थी इस सरकार में इस एजेंडा के खिलाफ। तो समाजवादियों से और अभिषेक मिश्रा से पहले इस एजेंडा पे किसी ने काम नहीं किया। हम लोगों ने लगातार आवाज उठाई, लगातार लड़ाई लड़ी है। चाहे खुशी दुबे की बात हो, उस पर हम लोगों ने कहा भाई अगर 20,000 मुकदमे मुख्यमंत्री जी वापस कर सकते हैं अपने ऊपर लगे हुए और बाकी अपने साथियों पर लगे हुए, तो एक खुशी दुबे का मुकदमा वापस हो जाता, जिसके लिए एसएसपी ने बयान दिया था कि गलत मुकदमा लिख गया और इसको हम वापस कर लेंगे। जिस एसएसपी ने कहा था वो तो हट गया वहां से, वो बच्ची आज भी 3 दिन की जो ब्याहता थी वो आज भी जेल में। तो हर मुद्दे पे लगातार संघर्ष किया, लड़ी है और पूरा प्यार, पूरा आशीर्वाद अगर ब्राह्मणों का और हर वर्ग का, हर समाज का उत्तर प्रदेश में मिल रहा है इस समय, तो माननीय अखिलेश यादव जी को मिल रहा है। लगभग 60 जिलों का मैंने दौरा किया है, हजारों लाखों लोगों से मुलाकात की है। निश्चित रूप से आज समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी है जिसपे लोग प्यार कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और जो सरकार बनाने जा रही है। एक आपने और चर्चा की जो परिवार वाले मुद्दे की। परिवार वाला मुद्दा मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत छोटे से ये सीखा है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस लेवल की बात है। वो लोग जो निर्णय आपस में लेंगे, मुझे लगता है वो सही निर्णय आएगा और वक्त आने दीजिए। वो किसी लिखा था ना कि वक्त आने पे तुझे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। तो आप वक्त आने दीजिए, आपको बताए बिना नहीं करेंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। तो दिल में वो जसवंत नगर की एक सीट ही है बस। अब दिल बहुत बड़ा है राजनीति करने के लिए, तो कह रहे हैं विलय करने के लिए भी तैयार हैं, दिल बड़ा है। देखिए आपने अभी तो एक तरफ का आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे कहता रहा हूं वक्त आने दीजिए। राजनीति में स्ट्रेटेजिक टाइमिंग बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजी, मैं जिंदगी भर का स्ट्रैटेजी का स्कॉलर हूं, स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर मेरा सब्जेक्ट रहा है। मैं आज भी इसकी सेवा करता हूं, आज भी पढ़ता हूं लगातार। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां कम से कम 2 घंटे की विद्या अध्ययन न होता हो मेरा। तो उसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रेटेजिक टाइमिंग का। वक्त आने दीजिए, आपको ऐसे नतीजे देखने को मिलेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश ये मन बना ले चुका है और बाकी जो बचा हुआ है उसका मन बन जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अगर कोई हो सकता है तो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव हो सकता है। एक दिन पहले ही ओवैसी की भी एंट्री अब तो यूपी में हो चुकी है। अयोध्या में बहुत बड़ी जनसभा उन्होंने की, बहुत भारी भीड़ थी। असदुद्दीन ओवैसी कौन है ये? आप नहीं जानते हैं? किसकी बात कर रहे हो आप? मुस्लिमों के नेता अपने आप को बता रहे हैं, हैदराबाद से सांसद हैं। अब मैं अगर अपने आप को ब्राह्मणों का नेता बताने लगूं तो हो थोड़ा जाऊंगा, हो जाऊंगा। तो कह रहे हैं ना अब 19% 20% को साथ आना पड़ेगा। देखिए एक बात बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश में जिनका अस्तित्व नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह स्टैब्लिश हो चुके हैं, आप उनके समाज में किस दिन सर्वे कराइए। आप तो घूमते रहते हो, आप तो पूरा उत्तर प्रदेश जानते हो, पूरा देश चलते हो, आपकी इतनी बड़ी व्यूअरशिप है, आपको लोग चाहते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, तभी तो है। आप किसी दिन चले जाना क्षेत्र में, चाहे मेरा क्षेत्र ले लो, उत्तर प्रदेश का कोई क्षेत्र ले लो, आपको यही जवाब मिलेगा। कौन? आप किसके सवाल उठा रहे हो? जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में स्टैब्लिश टीम है। चाहे बंगाल का आप उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए, चाहे कहीं का ले लीजिए, जहां भी है उन्होंने यही एक ही काम किया है। उनका कोई मतलब नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। उत्तर प्रदेश की चुनाव सरकार नहीं बन पाई उनकी वजह से। ये तो आप बिहार उनकी वजह से हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार की जनता ने क्या निर्णय लिया वो बिहार की जनता का निर्णय है, मैं उस पर नहीं जा सकता क्योंकि वो उस जनता का निर्णय, मेरा बहुत एक्सपोजर नहीं बिहार की राजनीति का। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं जानता हूं, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज हमारे क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में 60-62 जिलों में जो आदमी कह रहा है वो यही कह रहा है साहब ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसका कोई मतलब नहीं। तो जिसका अस्तित्व नहीं उसकी चर्चा है। आप इसके बाद पूछने लगो कांग्रेस पे सवाल, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्या मतलब उसका? चलिए, लेकिन अब सवाल यह भी है कि इधर योगी आदित्यनाथ जी ने एक इंटरव्यू में अब्बा जान का जिक्र किया। हाँ, उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अब्बा जान कह के संबोधित किया था, तो इस पर बहुत लगातार चर्चाएं हुई। आप किस तरह से देखते हैं, क्या राजनीति में ऐसी भाषा चलती है?
या आपको लगता है कि इन भाषाओं से भी, संजय भाई, इन भाषाओं को भी कोई मतलब है? संजय भाई, कौन अपने परिवार में अपने पिता को किस नाम से पुकारता है, ये तो उसके और उसके पिता के बीच की बात है। भाई जैसे मैं हूं, मैं आपसे मिलूंगा तो मैं आपसे ये पूछूंगा भाई पापा कैसे, क्योंकि मैं पापा कहता हूं। अब हो सकता है वो अपने पिताजी को कुछ कहते हो तो वही उन्होंने दूसरे की तरफ भी इस्तेमाल कर दिया। अब मानिए योगी आदित्यनाथ साहब अपने पिताजी को क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, वो तो उनका निर्णय है। किसी के परिवार में बाप बेटे के बीच में मैं तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहता। तो उनकी क्या सोच है, उनके कौन से शब्द हैं, वो कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने रिश्तों में, वो तो वो जानते होंगे, वो बता सकते हैं। उसमें कौन सा कमेंट है? मैं आप पिता कहिए, बाबूजी कहिए, अब्बा कहिए, फादर करिए, डैड करिए, पॉप कहिए, मुझे लगता है कोई अंतर नहीं। रिश्ता तो वही है। रिश्ता वही है जो प्रभु श्री राम और श्री दशरथ के बीच में था, और वही भावना होनी चाहिए, वही आस्था होनी चाहिए। प्रभु श्री राम की बात हम लोग करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। किस बात से मर्यादा पुरुषोत्तम? पितृ आज्ञा से। पिता के कहने पे वनवास चले गए 14 साल के लिए, सिर्फ पिता की बात रखने के लिए। और यहां लोग हैं जो अपने पिता के मरने पे नहीं पहुंचे। तो इन बातों में नहीं जाना चाहिए। परिवार के अंदर की बातें परिवार के अंदर ही छोड़ देनी चाहिए। सरकार बड़ी आश्वस्त है एक मुद्दे से, वो कहती है कि गुंडागर्दी हमने जड़ से खत्म कर दी, और इस बार जनता हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर खड़ी है। आपको क्या दिख रहा है? समाजवादी पार्टी आज जो खड़ी है, उसके ऊपर जो पुराना प्रोपेगेंडा था, जो भारतीय जनता पार्टी ने दुष्प्रचार किया, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उन्होंने लोगों को गलत झूठ दिखाया, वीडियोस दिखाए, चाहे उन्होंने दिखाया, उनके सपोर्टर्स ने दिखाया, किसने दिखाया, लेकिन जो चले, मैं उस पर कमेंट कर सकता हूं कि मैंने ये तो देखा नहीं किसने बढ़ाया, लेकिन जो चले और जो लोग कहते हैं कि भाई कौन चलवा रहा है, उसके पीछे कौन है, किसको उससे फायदा हो रहा है, तो उस स्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि आज की जो समाजवादी पार्टी है, एक नई समाजवादी पार्टी है। उसके ऊपर आप माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे को देख करके, सामने रख करके, हम जैसे लोगों को देख करके, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि गुंडई की गुंजाइश भी, लेश मात्र भी, एन आयोटा ऑफ अ परसेंटेज भी संभावना समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी का गुंडई से कोई लेना देना किसी तरीके का नहीं है। और जो वो दुष्प्रचार उन्होंने किया वो पुरानी बातें थी, मैं उस पर नहीं कमेंट कर सकता। जनता ने उसकी सच्चाई देख ली है। आज भारतीय जनता पार्टी की गुंडई चरम सीमा पर है। इनका माफिया को उन्होंने प्रोटेक्शन दे रखा है। कुछ लोगों को छोटी मोटी जेल के अंदर से एक पैरेलल सरकार चल रही है। क्रिमिनल अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वहां से धन उगाही कर रहे हैं, किडनैपिंग्स हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, बाकी घटनाएं महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, जो शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता। तो वो पूरी एक पैरेलल सरकार है जो आज क्रिमिनल, जो भाजपा सत्ता से द्वारा सुरक्षित हैं, उनको सीधे छोटी मोटी धाराओं में कहते भाई तुम आराम जाओ। वहां पे सुप्रिंटेंडेंट को, डीआईजी और डीजी को कह दिया गया होगा कि भाई तुम इनकी व्यवस्था का ध्यान रखना। रोज मीडिया वाले साथ ही वीडियो दिखाते हैं, कभी कोई शराब पी रहा है, कोई जेल के अंदर नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जेल के अंदर बंदूक और राइफल पहुंच रही है, जेल के अंदर मर्डर्स हो रहे हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हो? इस भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना सुरक्षा से? आप जो उत्तर प्रदेश के परफॉर्मेंस पे भारत सरकार का डेटा है, सिर्फ आप उसको उठा के देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार की जो है, जिसके आज गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह साहब हैं, उस विभाग का अंदर एक एजेंसी आती है जिसको कहते हैं एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का अगर डेटा उत्तर प्रदेश का उठा के देखोगे तो कोई ऐसा फील्ड नहीं, कोई भी, चाहे मर्डर्स की बात कर लो, रेप की, गैंग रेप की, हीनियस क्राइम अगेंस्ट एल्डरली, अगेंस्ट चिल्ड्रन, चुका सबसे भयावह स्थिति में, सबसे खराब स्थिति में। आपको याद होगा जिस दिन सरकार बनी थी है, इन्होंने एक रोमियो स्क्वाड बनाया था, कहीं दिखा उसके बाद आपको? महिलाएं कह रही हैं कि सुरक्षा बहुत अच्छी रही है। नहीं, कौन सी महिलाएं कह रही हैं? मैं आपको आज का अखबार दिखाऊं? सरकार कह रही है कि छेड़छाड़ नहीं है। मैं आपको आज का अखबार दिखाऊं, या कल का दिखाऊं, या परसों का दिखाऊं, या नर्सों को दिखाऊं? ये तो मीडिया के साथ ही कह रहे हैं ना। आज जो मुकदमे हो रहे हैं, अपनी बात सुनवाने के लिए महिलाओं को अपने ऊपर तेल छिड़कना पड़ रहा है विधानसभा के सामने। इससे ज्यादा खराब दिन क्या आएगा उत्तर प्रदेश में? हमने विमेन पावर लाइन शुरू की थी, क्यों खत्म कर दी भारतीय जनता पार्टी ने? हमने 102, 108 को पैसा दिया था, नई सुविधा शुरू की थी, एम्बुलेंस शुरू की थी। जहां अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा, जब हमारा आपका दोस्त और रिश्तेदार अपनी गाड़ी में नहीं दे रहा था कि पता नहीं कहां कोरोना चिपक जाए, अपनी गाड़ी नहीं दे रहा था अगर आपको कोरोना हो गया, उस समय अगर काम आई है तो 102 और 108 एम्बुलेंस समाजवादी सरकार के काम आई है। क्यों इन्होंने पैसा नहीं दिया? क्यों नहीं बढ़ाया उसको? क्यों आज जंग आ रही है? क्यों उसका पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा? क्यों उसके 27,000 लड़के आज अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं और उनको नौकरी से निकाला जा रहा है और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा? विभाग है इनके आप अंदर जो दिन में 2-2, 4-4 साल से तनख्वाहें नहीं मिली, अनुदेशकों की तनख्वाह कम कर दी गई। लोग बढ़ाते हैं तनख्वाह, इन्होंने कम कर दी। शिक्षकों में जो आज भी भरते पे, आप अभी लखनऊ में चले जाइए, इको गार्डन में बैठे हैं वो लड़के,
जिनका कहना है साहब हमको आदरणीय जो आज रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बुला के आश्वासन दिया था हमारी सरकार बनाओ 3 महीने के अंदर अंदर आपकी भर्ती फाइनल हो जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वो बेचारे ऐसी सड़क पे बैठे हो। हम लोग सुन लेते हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग मदद करते हैं, हम कहते हैं भाई कोई गलत काम मत करना, उत्तेजना में परेशान मत होना। लड़के कैसी कैसी बातें करते हैं। हमसे पूछे कितने डिप्रेशन में, कितने परेशान है, कितने एंशियस है, घर परिवार कैसे चला रहे हैं। जिनकी नौकरियां लगी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई आज 3-3 साल से। ये तो कमाल की सरकार है। पता नहीं कैसा दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश के लिए लेके आई है कि इसके आते ही बड़ी बड़ी बाढ़ें आ रही हैं, डेंगू और फीवर से मौत हो रही है, बच्चों की मौतें हुई। गोरखपुर में भी आईडी मेडिकल कॉलेज में आपने देखा होगा। नहीं, ये तो पहले भी हुआ, ये तो पहले भी चलता रहा। पहले होता रहा, लेकिन आप मुझे बता दो पहले इतनी बड़ी त्रासदी कब आई जितनी आज इनकी सरकार है। तो इनके कहीं ना कहीं इनके ग्रह नक्षत्रों में दिक्कत है। भाई हम लोग तो पंडित आदमी, तो हम तो मानते हैं ईश्वर की सत्ता को, तो हम मानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं इनमें वो है, बुराई है और ये शुभ नहीं है। मैं देख रहा था आपने एक सवाल उठाया, अभी प्रभारी नियुक्त हुए हैं बीजेपी के, तो आप सवाल उठा रहे थे कि बाहरी नेता हैं, यहाँ का कोई नेता ही नहीं मिल पाया उत्तर प्रदेश का। जी। लेकिन सवाल तो ये भी है कि इनके पास नेता तो हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ यूपी तक ही है और दूसरी किसने कहा? आप मुझे बताओ। आप हिंदुस्तान के एक प्रदेश पे उंगली रख दीजिए, मैं उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा के लिए उस प्रदेश से प्रभारी नियुक्त कर दूंगा। आप आंध्रा की बात कर लीजिए, आप केरला की बात कर लीजिए, आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, आप गुजरात की बात कर लीजिए, आप जम्मू कश्मीर, आप हिमाचल की कर लीजिए, आप दिल्ली कर लीजिए। जिस प्रदेश में नेता किसके पास नहीं है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई, इन्होंने कितनी बार बनाई? ये तो कहने की बातें हैं इनकी। आज उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं। और वो भी इन्होंने कमाल की बात आप देखना, एक ऐसा नेता प्रभारी बना दिया जिसने पेट्रोल का दाम 60 रुपए से 120 रुपए पहुंचा दिया। डीजल का दाम जो 40, 50, 60 रुपए हुआ करता था 100 रुपए पहुंच रहा है। गैस का सिलेंडर जो 416 रुपए का था आज 922 रुपए का हो गया। उसी आदमी को आपने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी बना दी, वो तो सारी जनता अपनी नाराजगी उसी आदमी पर निकाल देगी कि वही आदमी अब सर्वे सर्वा हो गया, जिसने पेट्रोल का दाम बढ़ाया, जिसने डीजल का दाम बढ़ाया, जिसने केरोसिन का दाम बढ़ाया, जिसने हमारे घरों में जो सिलेंडर डलता है उसका दाम बढ़ाया, वही मंत्री आपने बना दिया उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। तो ये तो आपने खुद ही तय कर दिया कि जनता उसी की नाराजगी में हराने जा रही भाजपा को। तो अभिषेक जी, इस बार मतलब आप उनकी नाकामी को लेकर मैदान में उतरेंगे या अपनी क्वालिटी, अपनी अच्छाई को लेकर मैदान में उतरेंगे? कौन सा मुद्दा आप लेकर जा रहे? नाकामी, अपनी अच्छाई? बहुत अच्छा सवाल उठाया। नाकामी को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता सवाल पूछ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता आज नकारने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उनकी नाकामी पे कर रही है। और नाकामी स्वास्थ्य में, उदाहरण देता हूं आपको, लाखों लोग चले गए कोविड काल में, हजारों मौतें हो गई। कोई एक घर आप ऐसा बता देना मुझको जिसके जान पहचान में, रिश्तेदार में, दोस्त यार में किसी की मौत ना हुई कोरोना में, तो आप जो कहोगे मैं आपको देने को तैयार हूं। लोगों ने अपने खेत में लाशें जलाई हैं, और लखनऊ शहर में उन पार्कों में जहां लोग टहलने जाते हैं वहां पे लाशें जली हैं। और जब लाशें जलने की संख्या इतनी बढ़ गई तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां लाशें जलाई जाती हैं उसके सामने शीट लगाने का काम किया कि लोगों को दिखाई न पड़े कितनी लाशें जल रही हैं। ऑक्सीजन की कमी, दवा की कमी, बेड की कमी, हॉस्पिटल की कमी, डॉक्टर की कमी, हर चीज की कमी से रेमडेसिविर का इंजेक्शन ऐसा हो गया था कि लाखों रुपए में एक इंजेक्शन बिक रहा था, जो कि सप्लाई नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी से। और उसके बाद इतनी आदमी, मैं समझ नहीं पाता हूं कि इतना बड़ा दिल लाते कहां से हैं, या इतना झूठ लाने का जज्बा लाते कहां से हैं, जो ये कह देते हैं कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। आखिर कुछ तो भाई हमसे आपसे भी कहा जाए। अभी आप ये कह दो साहब इस समय तो रात के 2 बज रहे हैं, तो मैं कैसे कह दूंगा रात के 2 बज रहे हैं, और आप ठोक के कह रहे हो रात के 2 बज रहे हैं। तो इसको उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दा बना रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो फेलियर्स है उसको उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दा बना रही है। बेरोजगारी जो चरम सीमा पे पहुंचा दी उसको उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दा बना रही है। खाने का तेल जो 80 रुपए का था आज 200 रुपए हो गया, उसको उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दा बना रही है। पुलिस की गुंडई, पुलिस का करप्शन, थाने का करप्शन, कचहरी और कोर्ट का करप्शन, जिस तरीके से आपके तहसील का करप्शन है वो आसमान चढ़ गया है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दा बना रही है। आज इनकी कोई भी कंट्रीब्यूशन करना, आप याद करिए कितने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, आपने भी कवर किया होगा उस समय। एक भी प्रोजेक्ट आ गया हो, किसी को नौकरी मिल गई हो। पिछले साल जून के महीने में जब पूरी दुनिया में कोविड था, तो इस सरकार ने उत्तर प्रदेश की बताया हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, 1.25 करोड़ नौकरियां एक दिन में देने जा रहे हैं। आज किसी को मिल रही है उसकी तनख्वाह तो बता दो आप, किसी का पीएम, अरे एक ऐसी 1.25 करोड़ नौकरियां दे दी गई जिसके लिए अलग से फंड ही नहीं पास हुआ विधानसभा में। बिना विधानसभा के कोई पैसा दे देगा, किसी के घर का पैसा जो दे देगा। तो इन नाकामियों को जनता मुद्दा बना रही है। हम अपना काम, नाकामी पर तो चर्चा की, मैं काम पे बता रहा हूं, आप मौका तो दीजिए।
अभी तो शुरुआत हुई, आप चर्चा करो, मैं 2-4-6 दिन कर सकता हूं। डेटा फैक्ट्स और एनालिसिस वाले लोग हैं हम लोग। आप करिए ना, जितनी एक एक विभाग की आप चर्चा करना चाहो तो मैं एक एक विभाग की चर्चा करूं आपसे, एक एक प्रोजेक्ट की चर्चा करना चाहो तो मैं एक एक प्रोजेक्ट की चर्चा करूं। हम लोग तैयारी करके जवाब देते हैं, हवा वाले नहीं लोग नहीं है। अभिषेक मिश्रा, हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट के लोग हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो बात है, आज जनता चर्चा कर रही है जो समाजवादियों ने नौकरियां देने का काम किया था, जो हमने मुद्दा बनाया है कि लाखों नौकरियां पहले 30 दिन के अंदर दी जाएंगी, उसको मुद्दा बना रहे हैं हम। उस काम को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। हमने जो एक्सप्रेसवे बनाया था, लैंड एक्विजिशन से लेकर के उस पर हवाई जहाज लैंड करने के बीच में 23 महीने का वक्त, उसको आज हम अपने लोगों के बीच लेके जा रहे हैं कि हमें काम करना आता है, हमें काम करने का सलीका आता है, तरीका आता है, उसकी प्रोसेस आती है। क्यों नहीं कर दिया इन्होंने 5 साल में? पूरा कर देते एक्सप्रेस। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका लैंड अलाइनमेंट हम करके आए थे, लैंड एक्विजिशन करके आए थे, कंपनसेशन बांट के आए थे काफी हिस्सा, उसका आज तक पूरा नहीं हुआ 5 साल में। मेट्रो का हमने 2 साल में काम पूरा किया, आज तक एक पिलर, 5 साल में एक पिलर तो बनाते मेट्रो का, नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? लखनऊ में एकाना स्टेडियम हमने बनाया था, उसका नाम इन्होंने बदल दिया। हम नाम के खिलाफ नहीं है जो नाम उन्होंने रखा, बड़े नेता थे हिंदुस्तान के, सबको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन जब हमने इनको याद दिलाया कि एकाना का मतलब भगवान विष्णु का नाम होता है, तब इन्होंने वापस उनके नाम के सामने एकाना भी जोड़ा। उनको यही नहीं पता था एकाना विष्णु का नाम है, और अपने आप को धर्म के बहुत बड़े लोग बताते हैं। तो हम अपना काम लेके जा रहे हैं। हमने जो शिक्षा पे काम किया, जो मेडिकल कॉलेजेस बनाए, जो यूनिवर्सिटीज बनाई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, जो पुलिस की व्यवस्था डायल 100 क्रिएट किए, रिमोट कंट्रोल सिस्टम्स हमने बनाए, कंट्रोल रूम्स बनाए, हमने फ्लड पे जो काम किया, हमने इरिगेशन पे जो काम किया, बिजली के दाम कम करने पे जो काम। आप बताओ, 4 साल में 4 बार बिजली का दाम बढ़ चुका है। गरीब किसान जिसको 250-300 रुपए का बिल आता था, 2000 रुपए का बिल आज दे रहा है। इसको कम करने पे काम करेंगे। बिजली का दाम घटेगा उत्तर प्रदेश में, इरिगेशन का दाम घटेगा। सवाल ये है इन कामों को लेके हम जा रहे हैं। तमाम पार्टियां गठबंधन में लगी हुई हैं, आप इस बार किसके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं? पिछली बार 19 में बुआ जी के साथ हुआ, तब हार बहुत जबरदस्त हुई। उससे पहले कांग्रेस के साथ हुआ, 2 लड़के चले थे, काम बोलता है का नारा था, लेकिन तब हवा निकल गई। इस बार आखिरकार क्या दिखता है, कौन से वो सटीक गठबंधन रहेंगे कि इस बार फिर से सत्ता में वापसी हो पाए? दोनों आपने जो उदाहरण दिए, उस बार हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी ने हमसे कहीं ज्यादा बड़ा गठबंधन बना लिया। उन्होंने छोटे पता नहीं कितने इकट्ठे कर लिए, उनसे भी पूछोगे तो बता नहीं पाएंगे एक बार में। तो उन्होंने गठबंधन हमसे बड़ा बना लिया। तो खैर, जो बीत गया उसकी तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन कारण मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने एनडीए आज हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा गठबंधन अगर है तो एनडीए है। बिहार में अपने 5 सिटिंग एमपीज की सीट काट करके दूसरे पार्टनर को दे दिया, तो एनडीए ने दिया था काम, दूसरा कोई नहीं करता अपने सिटिंग एमपीज का सीट काट करके देना। गठबंधन का जहां तक सवाल है, आज उत्तर प्रदेश की जनता से गठबंधन सीधा है। उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार, उत्तर प्रदेश का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का झुक करके पैर छूना जानते हैं, सम्मान करना जानते हैं, माताओं बहनों के साथ उनकी रक्षा में, सुरक्षा में उनके कंधे से कंधा मिला करके उनके पीछे खड़ा होना जानते हैं, उनको आगे बढ़ाना जानते हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवान के लिए लड़ना जानते हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए क्या काम करना है उसका ब्लूप्रिंट हमारे पास है, उत्तर प्रदेश में अर्बन डेवलपमेंट में किस तरह काम करना है उसका ब्लूप्रिंट हमारे पास है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें क्या करना है उसका एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट हमने ऑलरेडी बना रखा है। ईश्वर ने चाहा तो, अगर बॉस ने इजाजत दी तो आपको चुनाव से पहले बता देंगे, और एक एक नौकरी गिन के बता दूंगा। अगर मैं कह रहा हूं लाख नौकरी, तो मैं आपको गिन के बता दूंगा कहां से कितनी आएंगी, कहां से कितनी आएंगी, कहां से कितनी आएंगी। हम लोग कागज कलम के बड़े पक्के लोग हैं। गठबंधन उत्तर प्रदेश की जनता के साथ है, और उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ है। जो जनता का आशीर्वाद है, जो जिस लेवल का हमें को मिल रहा है, जिस लेवल की नाराजगी आज भारतीय जनता पार्टी से, जिस तरीके की त्राही मची हुई है। मैंने अभी एक वो आह्वान किया था, बलरामपुर गया था, कि भाई जो अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का अगर आप ओपनली अपोज नहीं कर पा रहे हो या डर रहे हो या कोई ऐसी बात हो, तो अपने घर के सामने कुर्सी पलट के रख दो, जिससे 70% कुर्सी पलटने का संदेश अपने आप भाजपा वालों को चला जाएगा और वो फिर दोबारा आपका दरवाजा नहीं खटखटाएगा। तो हम लोगों ने तो व्यवस्था बना दी अपने पूरे क्षेत्र में। हम लोगों ने कहा भाई हर घर के सामने एक कुर्सी पलट के या एक खाट खड़ी कर दो, तो उनको समझ में आ जाए भाई हमारे लिए खाट खड़ी हो गई, हमारे यहाँ से विदाई कर। चलिए, बहुत धन्यवाद अभिषेक मिश्रा, थैंक यू संजय, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। लेकिन खाट कौन पलटेगा ये 2022 में जनता तय करेगी, कुर्सी कौन पलटेगा ये भी जनता तय करेगी, और कौन इस बार कुर्सी पे आएगा सब जनता के हाथ में।